और ये दिन की बड़ी खबरों की बात करेंगे, उससे पहले दिलचस्प खबर की बात करते हैं। खबर यह है कि आपने पेड़ से नोटों की बारिश कभी नहीं देखी होगी। पेड़ से पैसा ही पैसा बरसने लगा। इनकम टैक्स की टीम जब पहुंची है, आम का पेड़ था, ये देखिए जरा, लाल लाल नोट और हरे हरे नोट, 500 और 1000 के नोट जो आप देख रहे हैं, बैग में नोट भरा हुआ, नोट ही नोट चारों तरफ, जहां तक नजर गई ये नोटों के बंडल और गड्डियां आप देख रहे हैं। ये नोट बरामद किए सीबीआई ने, रेड में बरामद किए हैं ये नोट। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पेड़ से जो नोट निकला है ये वो बैग है, पेड़ से भरा हुआ, पेड़ से जो नोट निकले उससे भरा ये बैग है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और वो पेड़ दिखाने जा रहा हूं, ये वो पेड़ है, देख रहे हैं, ये पेड़ है जिससे नोटों की बारिश होने लगी। आइए एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये जब पहुंची सीबीआई तो पेड़ पर रखे थे नोट, यहीं रखे हुए थे सारे नोट, यहीं से गिरने शुरू हुए नोट। आइए, पेड़ से कैसे नोट बरसने लगे, ये पहली बार देखने जा रहे हैं। अचंभा, यही हैरानी दरअसल सीबीआई को भी हो रही थी। जरा रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन यह तस्वीर कुछ और बोल रही है। आम के एक पेड़ से अचानक करारे नोट टपकने लगे। पेड़ से करोड़ों की बारिश की खबर जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। पहले तो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि किसी पेड़ से इस तरह कैश भी निकल सकता है, लेकिन जांच एजेंसियों ने भी अब मुहर लगा दी है कि पेड़ से मिले हैं 1 करोड़ रुपए कैश। अब मैं आपको बताता हूं कि किस पेड़ से कितना पैसा निकला है, कैसे पेड़ से नोटों की बारिश होनी शुरू हो गई, यह भी आप पहली बार देख लीजिए जरा। इनकम टैक्स की टीम पहुंची, देखा तो पेड़ पर पैसा ही पैसा। इनकम टैक्स विभाग ने दरअसल ये रेड की थी। आम के पेड़ से करारे करारे नोट गिरने लगे अचानक। मैसूर में इनकम टैक्स विभाग ने नोट बरामद किए हैं। आयकर विभाग को खुफिया सूचना मिली थी, कांग्रेस प्रत्याशी अशोक राय के भाई ने पैसा छिपाया है। कहां छिपाया नहीं पता, ढूंढना शुरू हुआ, खोज शुरू हुई। सूचना थी ये पैसा घर में कई बक्सों में भर कर रखा गया, लेकिन कौन सा बक्सा कहां टंगा है। आईटी विभाग ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के घर भी छापेमारी की। अब अधिकारियों की नजर परिसर में लगे आम के पेड़ पर पड़ी। आम के पेड़ की टहनी पर एक बॉक्स रखा हुआ था, इसी बॉक्स में पैसे छिपा कर रखे गए थे और बॉक्स खोला तो पैसे गिरने लगे। शक है कि इसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने और अशोक राय पुत्तूर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आईटी विभाग अब इस कैश को लेकर जांच में जुटी हुई है। काउंटिंग हुई तो कैश 1 करोड़ रुपया था, पेड़ पर 1 करोड़ रुपया। चुनाव से पहले लगातार कैश मिल रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले महीने एक ऑटो से 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। चुनाव आयोग ने नंबर पढ़िए जरा, 305 करोड़ रुपए जब्त किए हैं अब तक, 305 करोड़, जिनमें 105 करोड़ रुपए अकेले कैश बरामद हुआ है। 74 करोड़ की शराब और 81 करोड़ का सोना भी बरामद हुआ है। सिर्फ इतना ही पैसा नहीं, यह तो आईटी ने छापा मारा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीआई ने जब छापा मारा तो सीबीआई को छापेमारी में क्या मिला है वो देखिए सर। ये आप देख रहे हैं, ये सीबीआई की छापेमारी है, जहां नोट ही नोट था। ये देख रहे हैं, 500-500 के नोट, 1-1000 की गड्डियां, ये सब सीबीआई ने रेड की है। तब ये देख रहे हैं, पूरा नोट बिछा हुआ है यहां से वहां तक। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये नोट दरअसल कहां मिला है। ये नोट सीबीआई ने, ये देख रहे हैं, बिस्तर पर नोट का ढेर लगा है, अंबार लगा हुआ है नोटों का। ये कैसे मिला? दरअसल रिटायर्ड अधिकारी के घर नोटों का अंबार मिला। बेड पर नोटों के कई बंडल बिछे हुए थे। नोट से भरे दर्जनों सूटकेस बरामद किए गए। सीबीआई ने 38 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। 38 करोड़। राजेंद्र गुप्ता के 19 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। राजेंद्र जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी एक कंसल्टेंसी में एमडी है। पाइप बनाने की उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार की जानकारी मिली थी। सीबीआई ने राजेंद्र गुप्ता और उनके करीबियों पर कार्रवाई की और दिल्ली, गुड़गांव समेत कई ठिकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी में पहले ही दिन 20 करोड़ रुपए बरामद हो गए। दूसरे दिन 40 करोड़ कैश पहुंच गया
और राजेंद्र और उनके बेटे को सीबीआई ने उसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो पैसे मिलने का सिलसिला जारी है और बहरहाल आईटी और सीबीआई अपना काम कर रही है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कोई काला पैसा बचने नहीं पाएगा। आइए आज की एक और बहुत बड़ी खबर है जिसमें दिन भर चर्चा होती रही, लेकिन आज मैं आपको सच बताने जा रहा हूं इसके पीछे का सच क्या है। फिल्म में सच है या फिर प्रोपेगेंडा है। इस फिल्म का टीजर जो आया है पहले वो देखिए, जरा प्ले कीजिए उसे। या ये जान Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। अपना शौहर कबूल है, कबूल है। फातिमा द ग्लोबल एजेंडा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी। इस फिल्म में कितना सच है और कितना फसाना ये मैं आपको बताऊंगा। इस फिल्म का सच की कहानी से कितना ताल्लुक है इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ फिल्म की कहानी बताते हैं। इस फिल्म में क्या है, द केरला स्टोरी पर हंगामा क्यों है, फिल्म को लेकर आखिर विवाद क्या है, आपको बताते हैं। फिल्म उन लड़कियों की कहानी पर है जो नर्स बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाया गया, फिर उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में भर्ती कराया गया। फिल्म में दावा किया गया है कि यह केरल की उन 32,000 लापता लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर में केरला के हिंदू परिवार की शालिनी उन्नी कृष्णन के फातिमा बा बनने का सफर दिखाया गया। द केरला स्टोरी के टीजर में एक्ट्रेस अदा शर्मा को यह कहते हुए भी दिखाया गया था कि केरला की 32,000 लड़कियों का धर्म बदलकर उन्हें दूसरे देश भेज दिया गया। अदा शर्मा फिल्म में मुख्य भूमिका में है। उन्होंने शालिनी उन्नी कृष्णन का किरदार निभाया जो केरला के एक हिंदू परिवार की लड़की है। सुनिए जरा। नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। आपको बताते हैं द केरला स्टोरी में आखिर क्या है। फिल्म में केरल की सच्ची कहानी का दावा किया गया, उन लड़कियों की कहानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसके बाद आईसिस संगठन में शामिल हो गई। लड़कियों को इराक और सीरिया भेज दिया गया, इराक सीरिया में आतंकी संगठन से जुड़ गई। नवंबर 2022 में फिल्म का टीजर आया। 32,000 हिंदू ईसाई महिलाओं के धर्म परिवर्तन का दावा है। फिल्म के टीजर ट्रेलर आने के बाद से बवाल हुआ, फिल्म को बैन करने की मांग उठी। यह फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है। द केरला स्टोरी के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और आईसिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि केरला की उन लड़कियों को जो डॉक्टर बनना चाहती हैं और कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर देश से बाहर भेज दिया जाता है। फिल्म अपने ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही विवादों में है। धर्म परिवर्तन के बाद कैसे डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली लड़कियां आतंकी संगठन आईसिस में शामिल होती हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन है और निर्माता विपुल शाह, दोनों ने फिल्म की कहानी के सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा किया है। सुनिए।
कठिनाइयों से बड़ा होता है आप क्या अचीव करते हो। ये फिल्म बनाई है सो कठिनाइयों का कोई मोल नहीं है, कोई रिस्क नहीं होता जिंदगी में। कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें करनी ही पड़ती है। इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। 7 साल के लिए रिसर्च किया और वी मेट द विक्टिम्स जो आपने देखा फिल्म में, वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनके एक्सपीरियंसेस सुने। धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, यार टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अचानक धर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे? मेरा काम है फिल्म बनाना, हमने बनाया। उनका काम है पॉलिटिक्स करना, करने दीजिए। अब इस फिल्म के आगे की कहानी आपको बताते हैं। इस पे बवाल क्या है, विरोध किस बात का है। फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं, इसका समर्थन करने वाले क्या कह रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। इसे जान लेते हैं कि आखिर जो लोग समर्थन में हैं उनके दावे क्या हैं। समर्थन वालों का कहना है कि केरल की सच्चाई है इस फिल्म में। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि यह प्रोपेगेंडा है। समर्थन में कहा गया कि 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला है। विरोध करने वाले कह रहे हैं फिल्म में ये आंकड़े झूठे हैं जो दिखाए गए। समर्थन में कहा जा रहा है लव जिहाद का सच दिखाया गया है। विरोध करने वाले कह रहे हैं धर्म विशेष के खिलाफ यह साजिश हो रही है। जो समर्थन में है उनका कहना है फिल्म में सच दिखाया जा रहा है। विरोध वाले कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल्स जैसी एक और फिल्म बनाई गई और धर्म को टारगेट करना मकसद है। समर्थन में है उनका कहना है केरल में दरअसल एक बड़ी साजिश हो रही है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। विरोध वाले कह रहे हैं फिल्म में सिर्फ 3 लोगों की कहानी है, 32,000 नहीं। समर्थन वाले कह रहे हैं सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हुई है। विरोध वाले कह रहे हैं केरल सरकार ने इस पर विरोध जताया है। समर्थन वालों का कहना है समस्या का हल निकालने की जरूरत है इसमें। विरोध वाले कह रहे हैं केरल सरकार इस पर विरोध जता चुकी है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए सियासी और सियासतदान जो विरोध कर रहे हैं और समर्थन में। सेंसर बोर्ड ने पास करके इसको भेजा है। इनको काहे को चिंता हो रही, जानते हैं कि इस प्रकार की जो क्रियाक्रम है लोगों के वो उजागर हो रहे हैं जनता के सामने। अब काहे कब है सरकार को प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो हिटलर काम करता था, हिटलर जो है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चलाता था। हम ये कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदल के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दें। सच देखने पर बैन क्यों लगा रहे हैं? बीमारी व समस्या के दृश्यम से सीखने की जरूरत है। बीमारी को छुपाने से बीमारी कम नहीं होती। हमें से समस्या का हल ढूंढना चाहिए। इस समस्या से देश व केरल को बचाने की प्लानिंग करनी चाहिए, पर केरल की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आइए तो आपने जान लिया कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूं इस केरला स्टोरी के असल किरदार से। वो असल लड़कियां हैं कौन, 32,000 हैं या 40,000 हैं, लेकिन 3 जो इस फिल्म में काम कर रही हैं वो किरदार कौन से हैं। उनमें से पहली लड़की है निमिषा संपत। निमिषा संपत के साथ यही हुआ जो इस फिल्म में दिखाया गया, ये रियल स्टोरी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। निमिषा की मां आज भी बेटी का इंतजार कर रही है, केरला में रहती हैं, मां को इंतजार है बेटी का। बेटी की तस्वीर लेकर मां अभी भी इस आह में है कि बेटी शायद लौट कर आएगी। इन्हीं की बेटी की स्टोरी पर यह पूरी फिल्म बनाई गई है। यानी एक बात तो सच है, जिसे जो कहना है कह ले कि 32,000 हैं या नहीं, लेकिन ऐसी घटनाएं केरला में हुई हैं, यह सच है। देखिए जरा मैं आपको निमिषा की कहानी बताता हूं। केरल की निमिषा संपत हिंदू लड़की थी। 2017 में केरल से लापता हो गई। निमिषा तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। निमिषा ने अपना धर्म बदल लिया था, नाम बदलकर निमिषा से फातिमा ईसा रखा। निमिषा के साथ 3 और लड़कियां थीं। आईसिस में शामिल होने के लिए केरल छोड़ दिया इन्होंने।
अमेरिकी हमले में फातिमा के पति मार दिया गया। उसके बाद ये वहीं फंस गई। 2012 में इसने धर्म परिवर्तन कर ये फातिमा बनी। निमिषा की मां ने बताया कि इसे बहकाया गया। सज्जाद सलीम पर बहकाने का आरोप लगाया गया। निमिषा की जबरन शादी का आरोप भी लगा। अफगानिस्तान की जेल में निमिषा बंद थी अब तक। यह सच्ची घटना है। निमिषा की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई कि उनकी बच्ची को अफगानिस्तान से छुड़ाया जाए। अफगानिस्तान से बेटी को वापस लाने की मांग की थी। अब मैं आपको सुनवाता हूं इस रियल स्टोरी में रियल मां को। सुनिए जो अपनी बेटी निमिषा का इंतजार कर रही है। सुनिए क्या कह रही है मां। So she has to be brought back to India and let her face all the consequences she has done through the Indian law only. Apology for all things done by my daughter and my other girls. Please, PM, I am surrendering to you. Please help me to get back my daughter, 4-year-old, that toddler, and all the girls and children from the Kabul jail. ये सच्ची कहानी है। विरोध करने वाले कितना भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी से नहीं मुकर सकते। ऐसी दो और लड़कियां जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया और मैरिन जेकब। ये दोनों की कहानी भी इस फिल्म में है। इन दोनों की कहानी क्या है जो फिल्म में है और असल में कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं सोनिया सेबेस्टियन की। सोनिया सेबेस्टियन भी आईसिस से जुड़ी है। केरल के कसरगोड की रहने वाली थी सोनिया। सोनिया ने नाम बदलकर आयशा नाम किया। 31 मई 2016 को भारत छोड़ दिया। पति अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के साथ गई। पति की मौत के बाद इसने सरेंडर कर दिया। वहां सोनिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, बेटी को भारत लाने की मांग की थी। केरल, ये दूसरा चेहरा आप देख रहे हैं मैरिन जेकब का। मैरिन जेकब उर्फ मरियम। केरल की मैरिन जेकब ने भी धर्म बदला। मैरिन जेकब का नाम मरियम हो गया। मैरिन ने बेस्टिन विंसेंट से शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 2016 में पति के साथ अफगानिस्तान चली गई और उसके बाद से वापस नहीं आई। इन्हीं बच्चियों की कहानी इस फिल्म में है। अब इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई और कहा गया यह प्रोपेगेंडा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। तो देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, द केरला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। जमीयत उलेमाए हिंद ने यह याचिका दी थी। फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ में याचिका लगी। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। फिल्म में कहा गया कि डिस्क्लेमर लगाया जाए और कल्पना पर आधारित डिस्क्लेमर लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम याचिका पर विचार के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। हाईकोर्ट में अनुभवी जज हैं, उन्हें स्थानीय हालात पता हैं, इसलिए हाईकोर्ट जाइए। आइए अब मैं आपको वकील को सुनवाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुनिए। हमारा कहना था कि द मूवी द केरला स्टोरी, वो ये फॉल्सली ये कह रहे हैं कि 32,000 लड़कियां जो हैं उनको इस्लाम में लाया गया और उनको जो है टेररिज्म के लिए भेजा गया अफगानिस्तान और अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज में, जो बिल्कुल फॉल्सहुड है, हमारे सेकुलर एथॉस के खिलाफ है और ये मूवी को रिलीज नहीं होना चाहिए था। होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और फिल्म सर्टिफिकेशन को हमने पार्टी बनाया था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं कि आप केरला हाईकोर्ट जाइए और वहां पर इस बात को कहिए और वो रिलीज, क्योंकि रिलीज 5 तारीख को है, तो होपफुली केरला हाईकोर्ट आफ्टर दिस लिबर्टी हम लोग मूव करेंगे एंड केरला हाईकोर्ट विल टेक अप दिस मैटर। आइए, आज की एक और बड़ी खबर है जिसके बाद पूरी दुनिया हिल गई। खबर है पुतिन पर हमला और अब रूस बदला लेगा। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं मॉस्को की तस्वीर और ये देखिए ड्रोन आया और उसके बाद देखिए बड़ा धमाका हुआ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, पुतिन यहीं रहते हैं, यही पुतिन का घर है, यही पुतिन का दफ्तर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये ड्रोन अटैक क्या यूक्रेन ने किया, क्या जेलेस्की ने किया? अगली तस्वीर दिखाई जरा इसकी। ये मॉस्को में जो अटैक हुआ ये आप देख रहे हैं। ये अटैक के बाद जो आग जलती हुई नजर आ रही क्रेमलिन के ऊपर, ये अटैक हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये किस जगह पर हुआ? ये जो आप देख रहे हैं पुतिन अंदर एंटर हो रहे हैं, ये यही इमारत है। इसी इमारत में पुतिन रहते हैं और उसकी तस्वीर अंदर से कैसी दिखती है ये क्रेमलिन, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन यहीं रहते हैं, यहीं ऑफिस के काम करते हैं। लेकिन पुतिन को क्या मारने की तैयारी थी? क्या पुतिन की हत्या का पूरा प्लान था? अब मैं आपको बताता हूं कि यह हमला दरअसल किस जगह पर हुआ, कैसे इस हमले को रोका गया और पुतिन उस वक्त कहां मौजूद थे। इंपॉर्टेंट यह है, क्या पुतिन के पास इनपुट थे कि इस तरह का हमला होने वाला है? ये देखिए जरा, ये तस्वीर, ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये पूरी क्रेमलिन की इमारत है। क्रेमलिन के गुंबद पर देखिए, गुंबद पर ड्रोन से अटैक हुआ। यह हमला 2 से 3 मई की देर रात हुआ है। 2 ड्रोन क्रेमलिन के गुंबद तक पहुंच गए। ऊपर देख रहे हैं आप, गुंबद तक पहुंचे। हमला करने से पहले ही रूस ने फौरन पलटवार किया, ड्रोन ने अटैक नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा, ड्रोन गुंबद पर पहुंचा और दूसरी मिसाइल आई है, उसने ड्रोन को हिट किया आकर। रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन फौरन मार गिराया। क्रेमलिन पर हमले को रूस ने नाकाम कर दिया। क्रेमलिन रूस की सरकार का केंद्र है। ये जो इमारत है ये गवर्नमेंट का बड़ा सेंटर है। रूस के सारे बड़े फैसले इसी इमारत से होते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी यहीं रहते हैं। मॉस्को में ये मस्कोवा नदी के किनारे आप देख रहे हैं, नदी के किनारे बना है। क्रेमलिन पैलेस अपनी भव्यता के लिए भी जाना जाता है और इटालियन वास्तुकार ने 1849 में बनाया था इसे। करीब 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। क्रेमलिन में 20 बड़े टावर्स हैं। इनमें से एक पर ड्रोन से हमला किया गया। मॉस्को में एक और ड्रोन से हमला हुआ। रूस ने कहा यह यूक्रेन का आतंकी हमला है, पुतिन के कत्ल की साजिश थी, रूस ने हमले का बदला लेने की धमकी दी है। ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। 9 मई को ही रूस का विक्ट्री डे परेड है और उससे ठीक पहले यह हमला पुतिन को चुनौती है। यूक्रेन ने हमले को रूस का धोखा बताया। यूक्रेन दूसरी बात कह रहा हमने हमला नहीं किया। ड्रोन हमले में यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। रूस पूरे यूक्रेन पर दरअसल हमला करना चाहता है, इसलिए हमला करवा लिया। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हाई अलर्ट कर दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी फिनलैंड में है, जेलेस्की, और हमले के बाद जेलेस्की ने यूक्रेन वापसी टाल दी। यूक्रेन में उन्हें पुतिन के हमले का डर सता रहा है अब इस वक्त। अब जरा सुनिए पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल साहब क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है, सुनिए। ये एक बड़ी दुखदाई और बड़ी शॉकिंग न्यूज है ये, क्योंकि इस तरह के जो मैंने खबर सुनी है, ये पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा हुआ हो। आज तक की मेरी 50 साल की राजनयिक की जिंदगी में मैंने कभी ये खबर नहीं सुनी। और इस जो करा है, अगर ये है और ये साबित होता है कि वाकई में ये अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है, तो इसके अंजाम बड़े भयावह होंगे। एक दुनिया पूरे विश्व युद्ध के और न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर जा सकती है। लेकिन सभी के जहन में सवाल है कि पुतिन तो पूरी सुरक्षा में रहते हैं, उनका घर उससे ज्यादा सुरक्षित जगह पर है। वो रडार सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम, कैसे ड्रोन कंट्री के अंदर घुस गया, मॉस्को तक पहुंच गया, सब कैसे हुआ। लेकिन पुतिन पर इससे पहले भी उन्हें मारने की कोशिश हो चुकी है। पुतिन की हत्या की प्लानिंग और कोशिश उससे पहले हो चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीर जरा। 2002 में पुतिन अजरबैजान गए हुए थे। इस दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई। एक इराकी शख्स को गिरफ्तार किया गया था तब, और चेचन विद्रोहियों से आरोपी के संबंध थे। साथी को आरोपी विस्फोटक देने वाला था और इसी विस्फोटक से पुतिन पर हमला होने वाला था। नवंबर 2002 में एक और हमला पुतिन पर हुआ था। एक मोटर वे के नीचे बम लगा दिया गया था। इसी रास्ते से पुतिन गुजरने वाले थे उस वक्त, और खुफिया एजेंसी ने साजिश नाकाम कर दी। उसके बाद पुतिन का कार का रास्ता बदल दिया गया। ब्रिटेन में पुतिन की हत्या की साजिश थी। अक्टूबर 2003 में हत्या की कोशिश हुई और स्नाइपर राइफल से पुतिन पर निशाना बनाया गया। आरोपी रूसी सीक्रेट सर्विस का पूर्व सदस्य है और 2 आरोपी ब्रिटेन में गिरफ्तार भी हुए थे। हालांकि बाद में आरोपी छोड़ दिए गए। चेचन विद्रोही ने हमले की कोशिश की और मॉस्को में पुतिन की हत्या का प्लान बना था। 2012 में इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। जांच में आरोपी का संबंध
ब्रिटेन के साथ मिला था। तो पुतिन अब सतर्क हैं, बेशक डरे हुए होंगे, लेकिन पुतिन अब पलटवार भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सियासत से जुड़ी हुई। शरद पवार ने जो करना था वो कल कर लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ये माना जा रहा है। शरद पवार अब क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये कोई नहीं जानते, सिर्फ शरद पवार जानते हैं। लेकिन लोग अभी ये आकलन कर रहे हैं कि कौन होगा अगला शरद पवार की जगह उत्तराधिकारी, कौन अध्यक्ष पद संभालेगा। क्या वो प्रफुल्ल पटेल होंगे, क्या वो पाटिल होंगे, क्या वो अजित पवार होंगे, या उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले होंगी। लेकिन पवार ने जो एक्शन लिया उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। जितेंद्र आव्हाड ने इस्तीफा दे दिया पवार के इस्तीफे के बाद कि पवार नहीं रहेंगे तो हम भी पद से इस्तीफा देते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अनिल पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। और उसके बाद अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या पवार ने जो चाल चली, जो दांव चला, वो बिल्कुल सही जगह बैठा है? क्योंकि प्रेशर अब उन लोगों पर है जो चाह रहे थे पवार कुर्सी छोड़ दें। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सस्पेंस बरकरार है। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी एनसीपी ये तय नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है। अब इसे एनसीपी की अंदरूनी सियासत कहें या फिर शरद पवार की सधी हुई चाल, एनसीपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सब पवार पवार कह रहे हैं। मैंने उनके पास में परमिशन मांगी है कि लोक विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको मेरा इस्तीफा मैं सौंप सकता हूं। आप डिसीजन वापस लो या तो फिर मेरे को मंजूरी दो। नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी सड़क पर है। शरद पवार से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं और उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या शरद पवार इस्तीफा वापस लेंगे? ये शरद पवार को छोड़कर कोई और नहीं जानता, लेकिन जानकारों का मानना है कि पवार जो फैसला एक बार कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। इसके पीछे उनकी पुख्ता रणनीति होती है। अब ऐसे में आशंका इस बात की भी है कि अगर पवार इस्तीफा वापस नहीं लेते तो महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। 2024 से पहले ये एमबीए की भी अग्नि परीक्षा है। कल भी बैठक हुई, घंटों बैठक होती रही, बातचीत होती रही। पवार को बहुत से लोग मनाते रहे और बहुत से लोग मनाने का नाटक भी करते रहे। ये आप देख रहे हैं आज की बैठक की तस्वीरें। आज फिर वाईबी चौहान सेंटर में बैठक हुई। मीडिया का भारी जमावड़ा था। शरद पवार पहुंचे, उनकी सुपुत्री पहुंची, अजित पवार पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे। लेकिन बैठक से निकला क्या? बैठक से एक बात का इशारा मिला, पवार जो बिसात बिछाकर दांव देना चाहते थे, क्या उन्होंने दे दिया? क्या जिसको बाहर करना चाह रहे थे पवार, क्या उसको बाहर कर दिया? आज मुंबई में एनसीपी की बैठक हुई। एनसीपी की यह बैठक अनौपचारिक थी। बैठक में एनसीपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। इसमें अजित पवार मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी, छगन भुजबल मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। इस बैठक में पवार के इस्तीफे पर चर्चा हुई। उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाई गई, लेकिन पवार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबर यह कि 2-3 दिन का और वक्त मांग लिया। इस बीच पार्टी में इस्तीफे की सियासत शुरू हो गई। जितेंद्र आव्हाड ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। ठाणे के पार्टी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा भेज दिया। अनिल पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया। और महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ व्हिप अनिल पटेल है इस वक्त। इस बीच नए एनसीपी अध्यक्ष का चुनाव भी शुरू हो गया है और शरद पवार ने नए अध्यक्ष के लिए एक कमेटी बनाई। 18 सदस्यीय कमेटी नए अध्यक्ष का नाम सुझाएगी। इस कमेटी में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं, लेकिन सस्पेंस है कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा। पवार की चाल ने एक आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। कौन? वो है भतीजे अजित पवार, क्योंकि पवार के सिपह सालार गोलबंद हो गए हैं। अब तक किसी ने अजित का नाम नहीं लिया। अजित पवार को लग रहा था कि पवार इस्तीफा देंगे तो उन्हीं का नाम आएगा। दबी जुबान से सुप्रिया का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी पवार की बेटी का। अब सोचिए, क्या अजित पवार इस रेस से आउट हो गए?
अगर अजित पवार के लिए दांव चला गया था और अजित पवार अध्यक्ष की रेस से आउट हो गए हैं, तो शरद पवार का ये दांव और ये धोबी पछाड़ बिल्कुल सही जगह बैठा है। अब जरा सुनिए इस्तीफा देने वाले नेता क्या कह रहे हैं। साहब ही इस्तीफा देते हैं तो साहब के ऊपर हम दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते, मेरे जो इधर है वो इधर है। नहीं, आपको सुझाव देना चाहते हैं अध्यक्ष को? मैं कोई सुझाव विझाव नहीं दूंगा, मेरा सुझाव एक ही है, पवार साहब रहने। बात बिल्कुल सही है कि मैं शरद पवार जी को 40 साल देखते आया हूँ, मेरा दिल ये नहीं मानता है कि अब वो मेरा पार्टी का नेता नहीं रहेगा। किसी नाम की चर्चा नहीं है, सभी लोगों का यही आग्रह है कि पवार साहब ने उनकी लोकसभा का चुनाव जब तक है, राज्यसभा में जब तक वो खासदार करके है, तब तक के लिए उन्होंने ही रहने का। देखो उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मन परिवर्तन कार्यकर्ताओं के आग्रहों पे हो सकता है, एक बार मन परिवर्तन हो गया तो हमारे को उम्मीद है कि वो उनका इस्तीफा जो है वो पीछे ले ले। लेकिन मैंने उनके पास में परमिशन मांगी है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको मेरा इस्तीफा मैं सौंप सकता हूं, आप डिसीजन वापस लो या तो फिर मेरे को मंजूरी दो। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इस पूरे खेल में माना जा रहा था कि अजित पवार चाहते हैं वो अध्यक्ष बने, इसलिए शरद पवार ने कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि अजित पवार पार्टी तोड़ने की खबरें आ रही थी। अजित पवार पार्टी ना तोड़े, क्या शरद पवार ने इसलिए इस्तीफा दिया? लेकिन अजित पवार भी अध्यक्ष न बन पाए, इसके लिए बिसात बिछाई गई। अब अजित पवार क्या कह रहे हैं वो सुनिए। दादा आप बनेंगे क्या? दादा आप पार्टी प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे क्या? आप बनेंगे? दादा आप बनेंगे? दादा आप बनेंगे क्या? आप पार्टी प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे? दादा आप पार्टी प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे क्या? अजित पवार को आपने सुना, पत्रकारों ने पूछा दादा आप अध्यक्ष बनेंगे क्या, तो उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो क्या ये कहकर वो रेस से बाहर हो गए? अब जरा ताकत देखिए पार्टी के अंदर किसकी कितनी ताकत है। ये अध्यक्ष की कुर्सी है, ये शरद पवार की सुपुत्री और ये भतीजे अजित पवार। अब आप देखिए किसकी तरफ कौन खड़ा है। सुप्रिया सुले के साथ खड़े हैं जितेंद्र आव्हाड, छगन भुजबल। इधर दूसरी तरफ देखिए जरा, अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल खड़े। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में किसमें कितना दम है, कौन से कितने दमदार नेता हैं दोनों तरफ। सुप्रिया सुले का पलड़ा भारी है इस वक्त। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किसकी कितनी संभावना है, अब क्या हो सकता है, कौन किस तरफ है, ये देखिए जरा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी संभावना। पहली संभावना ये, पवार इस्तीफा वापस ले सकते हैं, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। दूसरी संभावना, अजित पवार अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या, क्योंकि पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े नेता माने जाते हैं, शरद पवार के बाद उनकी भूमिका बड़ी है। तीसरी संभावना, सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर सुप्रिया की अच्छी पकड़ है। अजित को महाराष्ट्र की कमान मिल सकती है, क्योंकि उनकी सियासत राज्य तक सीमित है। चौथी संभावना, किसी करीबी को अध्यक्ष बना सकते हैं, यानी दोनों को अध्यक्ष ना बनाया जाए, कोई तीसरा अध्यक्ष बने। इसमें एनसीपी को 2 बड़े सियासी फायदे होंगे। पहला, परिवारवाद के आरोप से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, अजित सुप्रिया के झगड़े पर लगाम लगेगी। यह एक संभावना है। लेकिन कौन कौन दमदार इस रेस में है, वो 4 नाम कौन है, ये चारों नाम, और इनकी लॉटरी लगने की संभावना कितनी है, देखिए जरा ये 4 कौन है। सबसे पहले शरद पवार के भतीजे अजित पवार इस रेस में हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त, बड़ी संख्या में विधायक साथ खड़े हैं इनके। मन की बात नहीं हुई तो बगावत कर सकते हैं। पहले एक बार बगावत कर चुके हैं, पिछले कुछ दिनों से मोदी की तारीफ कर रहे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा में पार्टी की सांसद हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं, पार्टी अध्यक्ष पद से इनकार नहीं किया है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के करीब है, शरद पवार के खासम खास हैं और अभी महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शरद पवार को इन पर ज्यादा भरोसा है। अगला नाम है प्रफुल्ल पटेल का, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं।
केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, शरद पवार के बेहद करीबी हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और अजित पवार से भी रिश्ते काफी अच्छे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रफुल्ल पटेल क्या कह रहे हैं और छगन भुजबल क्या कह रहे हैं। तौर पर ये कह देती है कि प्रफुल्ल पटेल को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे प्रफुल्ल पटेल? अभी देखिए, मैं सपने नहीं देखता हूँ मुंगेरी लाल के, और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होगा फैसला अच्छा ही होगा, पार्टी के सभी वरिष्ठों के अंतर्गत ही होगा, मगर पहले वो परिस्थिति, अभी वो मीटिंग बुलाने की आएगी या नहीं आएगी वो हम आपको कल बताएंगे। हमारे जो नेता है अलग अलग राज्यों से, वो सब यहाँ आए हैं। हम लोग मुंबई पे बैठे हैं, तो हम लोग भी आए हैं फिर से जो है साहब को मनाने के लिए। बाकी ऐसी कोई भी मीटिंग बुलाई गई नहीं है। एक दो दिन में जो है साहब अगर नहीं मानते हैं तो फिर कमेटी की मीटिंग जो है बुलाई जाए और उसमें जो है सब तय किया जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि अब परेशानी क्या है। अगली परेशानी यह है कि महाविकास अघाड़ी जो है उसका भविष्य क्या होगा, उसका मुकद्दर क्या होने वाला है। परेशानी किसके लिए देखिए जरा, एनसीपी में उथल पुथल से एमवीए में भी संकट है। यानी महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, उद्धव की कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने मिलकर जो गठबंधन बनाया था, शिवसेना का उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने। इस वक्त उद्धव गुट शरद पवार की तारीफ कर रहा है, जबकि कांग्रेस एनसीपी की बयानबाजी से नाराज है। एनसीपी ने कहा था कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी है, उसे विधानसभा चुनाव में 1000 वोट भी नहीं मिलते। पवार ने इस्तीफा दिया तो एनसीपी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। इस बीच संजय राउत ने भी कांग्रेस पर टिप्पणी कर दी है और राउत ने कहा है खड़गे अध्यक्ष है लेकिन फैसले राहुल गांधी लेते हैं। राउत के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। नाना पटोले ने कहा संजय राउत कांग्रेस पर टिप्पणी ना करें। उन्होंने यह भी कहा कि एमवीए पहले की तरह काम करता रहेगा। एमवीए में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव गुट शामिल है। तो आखिर एमवीए का मुकद्दर अब आप बेहतर समझ सकते हैं कितने दिन ये तीनों मिलकर साथ चलने वाले हैं। जो कुछ हो रहा है ये आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ तय करने वाला है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एमवीए के नेता। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में एक बड़ी 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 न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नजर है। उनके पार्टी का मामला है, अंतर्गत मामला है। अध्यक्ष पद छोड़ना रखना, किसको बनाना, उनके पार्टी का मामला है और इस पार्टी के मामले में हमने हस्तक्षेप करना ये बराबर बात नहीं है। वो शरद पवार साहब एक बड़े नेता है और वो बड़े नेता होने की वजह से मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमने तय कर लिया था वो बड़े नेता और मैं छोटा आदमी, तो इसलिए मैं वो बड़े व्यक्ति है उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समय आने के बाद इसका एक सही जवाब हम देंगे। तबीयत भी ठीक नहीं है, उम्र भी हो गई है, तो इसके लिए शायद उन्होंने अपन उस पद पर रहना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किसी को अध्यक्ष बनाने के संबंध में जरूर अगर फैमिली का विचार करना है तो माननीय अजीत पवार या सुप्रिया सुले का विचार हो सकता है। जो काम नहीं कर पाते वो शरद पवार साहब करते हैं। एक बड़े नेता है वो, और उनकी कोई तो लिमिट तो होगी ना, कहाँ तक दौड़ेंगे। तो उन्होंने इसलिए उनका इस्तीफा दिया होगा ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर अंदरूनी कलह की वजह से अगर उन्होंने रिजाइन दिया ये दुखदायी बात है। अरे संजय राउत की बातों में मत आओ यार, झगड़े लगाने में पक्का आदमी यही है, ये जहां जाएगा वहां खराबी करेगा। इसके तो छाया से भी दूर रहना चाहिए आदमी ने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला, बजरंग दल पर बैन की लड़ाई जो चल रही है ये और बड़ी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी इस पर बोला
और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। और अगली तस्वीर दिखाई जरा, बजरंग दल बैन को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, अब ये 24 का भी बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि बैन कई राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम कह रहे हैं कांग्रेस के। सुनिए जरा। बजरंग बली की, बजरंग बली की। मैंने बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे। बजरंग दल पर बैन की लड़ाई अब बड़ी हो गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का वादा किया, आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बजरंग दल पर बैन का दावा कर दिया है। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना, जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे। कांग्रेस का प्लान बजरंग दल कर्नाटक में उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। मोदी की रैली में जनता के उद्घोष ने इसकी झलक दिखा दी। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। वहीं बजरंग दल के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि कर्नाटक में जनता कांग्रेस को जोरदार जवाब देने वाली है। कर्नाटक की जनता मूर्ख नहीं है जो इन लोगों को ऐसे कहने से कोई निर्णय ले लेगी, और मैं समझता हूं कांग्रेस को कर्नाटक में बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। राइट, बजरंग दल को बैन करने की कहां तैयारी हो रही है, किन किन राज्यों में बजरंग दल पर प्रतिबंध की तैयारी है, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, ये आइए आपको बताता हूं। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सीएम है, वो देखिए जरा, उनका कहना है, अलग अलग स्टेट देखिए, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में बैन की तैयारी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है, हम यहां बैन कर देंगे, हमारी सरकार आई तो। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बैन पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है वो कैसे बढ़ रही है आगे, क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कह रही है बीजेपी। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि आखिर सबसे पहले देखिए जरा, कांग्रेस का कहना है नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर बीजेपी का कहना है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। मूव कीजिए से, वो बताएं कि घोषणा, कांग्रेस के घोषणा से सहमत है या नहीं। मूव कीजिए प्लीज इसे। बजरंग दल और हनुमान जी में क्या संबंध है, कमलनाथ ने पूछा। भूपेश बघेल ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा दुनिया की कोई ताकत बजरंग बली के भक्तों को रोक नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। अगर भूपेश बघेल ने कहा गलत किया तो कार्रवाई होगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा भगवान की तुलना संगठन से करना गलत है। इस पर बीजेपी का कहना है कि बजरंग बली कांग्रेस को कर्नाटक में मिट्टी में मिला देंगे। कांग्रेस का कहना है आस्था का अपमान है, बीजेपी ने कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कांग्रेस का कहना है बजरंग बली के नाम पर बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। विनय कटियार ने कहा बजरंग बली कांग्रेस को कर्नाटक में हराने वाले हैं। पवन खेड़ा ने कहा बजरंग दल की हनुमान जी से तुलना बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस हिंदुओं को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को खुश करना चाहती है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं, अब
अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है, यहां की परिस्थिति के हिसाब से यहां के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। आई आपको बताता हूं कैसे बजरंग बली ने पूरे चुनाव की हवा बदल दी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस का यह कहना अपने घोषणा पत्र में कि बजरंग दल को हम बैन कर देंगे अगर सत्ता में, तो कर्नाटक में हिंदुत्व बीजेपी का हमेशा अहम मुद्दा है। घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा है। बजरंग दल को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने बजरंग दल को हनुमान जी से जोड़ दिया। राम मंदिर के बाद बीजेपी बजरंग बली के मुद्दे को धार दे रही। कर्नाटक के साथ दूसरे राज्यों में असर दिख सकता है। 2024 में भी बजरंग बली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दलित, आदिवासी, वनवासी भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। बीजेपी को इन जातियों का तगड़ा समर्थन मिल सकता है। कर्नाटक में भी बीजेपी को सियासी लाभ की उम्मीद है और हिंदू कैडर वाले 5 जिलों में सियासी लाभ मिल सकता है। 2018 में इन जिलों में बीजेपी ने 31 में 26 सीटें जीती थी। 2023 में भी बीजेपी वही प्रदर्शन दोहरा सकती है। बीजेपी ने गौहत्या पर बैन करने का कानून लागू किया। लव जिहाद, धर्मांतरण मुद्दे पर भी बीजेपी ने एक्शन लिया। अब आइए आपको दिखाता हूं, सुनाता हूं। सुनिए जरा गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं और शहजाद क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का अपमान कर देते हैं। ये उनको एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर उसको इक्वेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, हनुमान जी राजधर्म को दर्शाते हैं, हनुमान जी सैक्रिफाइस को दर्शाते हैं, हनुमान जी अपनी ड्यूटी अपने पर्सनल गेन के ऊपर रखने को दर्शाते हैं, हनुमान जी हमारे लिए पवित्रता को दर्शाते हैं। आपने हनुमान जी का अपमान किया प्रधानमंत्री जी। बजरंग बली के भी विरोध में उतर आए हैं। बजरंग बली के लिए जय बोलने वाले लोगों के भी विरोध में उतर आए हैं। इसका प्रमाण सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी सोच, चाहे वो हिंदू टेरर कहना हो, सैफरन टेरर कहना हो, चाहे हिंदुत्व आईसिस या बोको हराम की तरह होता है ये कहना हो, श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इस प्रकार। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कभी इससे पहले कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाया है। देखिए जरा, इससे पहले कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाया है। 1992 में बजरंग दल पर बैन किया था। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यह बैन लगाया गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ढांचा गिराने के आरोप लगे। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने उस वक्त संगठन पर बैन लगाया। बजरंग दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगे थे। राम मंदिर आंदोलन में भी बजरंग दल की अहम भूमिका थी। 1 साल बाद बजरंग दल पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। 1993 में केंद्र सरकार ने बजरंग दल से बैन हटा लिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज बड़ा दावा किया कि साल 2000 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सिमी और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी। केंद्र की बीजेपी सरकार ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया जब कांग्रेस ने दोबारा बैन की बात की है। देख रहे हैं हैदराबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ है। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
बेंगलोर में भी प्रदर्शन हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। लोगों को सुनिए, कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि कांग्रेस ने अपने आप को विनाश की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। इनकी मानसिकता इतनी पागल हो गई है कि अभी लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलने लग गए हैं। ठीक है ना, भगवान राम को आपने बंद किया था, भगवान राम खुल के बाहर आ गए और बहुत बड़े आकार में आए हैं। अब ये हनुमान जी को बंद करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता भी दिखाते हैं कि आप खत्म हो चुके हो, अब आपका पागलपन हो गया। मुसलमान को लुभाने के लिए इन्होंने एक कार्ड खेला है, मुसलमान को बेवकूफ बनाने के लिए। बोल देना चाहिए कांग्रेस को, हमको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। आपके हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमको मुसलमान का वोट चाहिए। तो बोल के आप इलेक्शन में जाइए, तो देखेंगे हम 1 और 2 हो जाएंगे। भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस को ही बैन कर देना चाहिए। बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है और भगवान राम को मानने वाला संगठन है। ऐसे लोग जो बजरंग दल को और आइए एक दिलचस्प बात बताता हूं आपकी, बजरंग दल को आखिर बनाए जाने की जरूरत क्या पड़ी, कब और क्यों बनाया गया बजरंग दल। 1984 में 1984 में श्री राम जानकी रथ यात्रा निकलनी थी। दरअसल वीएचपी अयोध्या से यात्रा निकालना चाहती थी। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा देने से मना कर दिया कि हम सुरक्षा नहीं देंगे। साधु संतों ने युवाओं से सुरक्षा का आह्वान किया। वीएचपी से जुड़े लोगों ने बजरंग दल का गठन किया। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा गया। इन युवाओं की जिम्मेदारी रथ यात्रा को सुरक्षा देना था। बजरंग दल की देखरेख में राम जानकी यात्रा निकाली गई। विनय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है और विनय कटियार ने इस संगठन को बनाया, ऐसा माना जाता है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।